कि आखिर सरकारी नौकरी में लगना है तो क्या क्या करना पड़ता है, किन किन परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। आपको ऊंट गाड़े से इतना क्या लगाव है कि आप अभी वर्तमान के अंदर टीचर है और जब भी आप ड्यूटी से घर आते हैं तो वहीं बेगोटो और ऊंट गाड़ो, वहीं अपना ऊंट गाड़ा लेकर निकल जाते हैं। सर ये साइकोलॉजी थोड़ी सी सेट नहीं हो रही है, क्योंकि जब भी इंसान किसी पोस्ट पर पहुंच जाता है तो जो पहले काम करता था उससे वो कतराने लगता है। आदमी को चाहे वो कहीं पर भी किस भी ओहदे पर पहुंच जाए, उसे अपने जीवन के जो पुराना दिन है, पुराने समय है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, आवत जावत रसरीते सिल पर पड़त निशान। अगर बार बार अभ्यास करोगे तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। मैंने मेरे जीवन में 1 साल पहली बार मोबाइल बंद रखा था और उस चक्कर में मैंने सफलता भी हासिल की थी। क्यों? पशु परिचर आया है, मैंने पशु परिचर में हाथ डाल लिया। कल एलडीसी का आया, मैंने एलडीसी में हाथ डाल लिया। कल 3rd ग्रेड का आया, उसमें हाथ डाल लिया। परसों स्टेनो का आया है, उसमें हाथ डाल लिया। नहीं, आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। ज्यादा मारो बाणियों भूखो रिया क्रिया करे। 2 घोड़ों पर कभी भी सवारी नहीं होती है। जो अकल है वो बादाम खाने से नहीं आती है, अकल है वो बछड़े खाने से आती है, ठोकरे खाने से आती है। अगर नहीं पढ़े तो जीवन भर ऊंट गाड़ा चलाना पड़ेगा और उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सर आप कह रहे हो कि आपने 2020 के बाद में 3rd ग्रेड की सीरियस तैयारी की थी। सीरियस तैयारी के दौरान आपने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया था इसी बीच। और सर जब भी क्या है, एक लंबी तैयारी है टीचर की और इस तैयारी में बड़ा धैर्य रखना पड़ता है। इसके अंदर जब भी आपको निराशा होती, जब भी कुंठाएं होती, जब भी कोई जीवन में अवसाद होते तो आप क्या करते उससे उभरने के लिए? जब भी आप डीमोटिवेट होते तो खुद को मोटिवेट कैसे करते? तो सहज पके सो मीठा होई, और जो फल सहज पकता है, धीरे पकता है, वो खाने में भी मीठा होता है। हथेली में सरसों नहीं उगती है। मुझे सबसे ज़्यादा जो आनंद का पल है वही लगता, छोटे बच्चों के साथ समय बिताता और मैं सारी जो थकान थी या मैं जो हतोत्साहित होता, मैं सारी की सारी चीज़ें भूल जाता और मुझे ऐसा लगता कि मैं तो अब ही वापस नई तैयारी शुरू कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ने के लिए बैठा हूँ। कहते हैं ना कि परेशानी हुई है, तो परेशानी तो हम कहते हैं कि भगवान राम में भी हुई थी, जिनको राज तिलक मिलने वाला था परंतु उनको वनवास मिल गया था। इसलिए संसार में दुखी हर व्यक्ति है। चाहे आज किसी के पास बहुत सारा सुख है, वो भी दुखी है, किसी न किसी चीज़ से दुखी है। इसलिए इस संसार में किसी का मन तो किसी का भरता ही नहीं है। चाहे कुछ भी मिल जाए, चाहे ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट होकर के कहे कि ये ले मैं तेरे को सोने का कलश देता हूँ, तो भी अपना मन नहीं भरता कि एक ही दिया है, 2 देता तो अच्छा रहता। सुख बीते दुख होते हैं, दुख बीते सुख होते, निसी गए दिवस होते हैं, दिवस गए निसी होते हैं। कि जैसे सुख बीतेगा दुख आएगा, दुख बीतेगा सुख आएगा। जैसे दिन बीतेगी रात आएगी और रात बीतेगा दिन आएगा। इसलिए आदमी को कभी परेशान नहीं होना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर हतोत्साहित हो जाते हो, घबरा जाते हो, तो वो कुछ क्षण का है, कुछ पल का है। अगली सवेरा जो आएगी वो आपके लिए खुशहाली लेकर के आएगी, ये आप निश्चित रहे। कि लाइब्रेरी के अंदर नेट भी फ्री को मिले है। जन छोरा सोचे है कि नेट ने तो 100 किताबें लागेड़ी है, नेट ने जितो यूज हो सके बितो लेवा कम 700 रुपया दिया लाइब्रेरी में बैठा। तो वर्तमान के माया जगह ए भाई अपना तैयारी कर रहा है तो ए मोबाइल ने के प्रकार मैनेज करे कि सागे नौकरी भी लाग जाए। मैं कहता हूँ ये मोबाइल है, इससे अच्छा जीवन में आज कोई चीज़ नहीं है, पर तो इससे बुरा भी कोई चीज़ नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन ये है आज जीवन का। ये आपका जीवन बिगाड़ सकता है, ये आपका जीवन बना सकता है। कुछ साथी मेरे जो भटक जाते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि आपको भटकना नहीं है। अगर आप भटक भी जाते हो तो एक बार के लिए आप मोबाइल बंद कर दो, आंख बंद करके सोचो 10 मिनट के लिए कि मैं किस लिए तैयार हुआ था और मैं किस दिशा में जा रहा हूं। अगर मेहनत ईमानदारी से करी है तो आपके भाव से चाहे महिलाओं को 50% दे, चाहे 20% दे, चाहे 70% दे, आपको एक सीट चाहिए। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मेरे को तो सिर्फ एक सीट पर चयन लेना है। जैसे अर्जुन का ध्यान चिड़िया की आंख पर था, उसी प्रकार से आपका ध्यान भी उस एक सीट पर जाना चाहिए। बाकी कितने बैठते हैं, कितने लाख फॉर्म भरे जाते हैं, कितनी सीटें हैं, आपको उस गणित में नहीं जानना है। अगर उस गणित में उलझ गए तो आप कंपटीशन में कभी चयन नहीं ले पाओगे। बाजार गए, जितनी बार गाइड ले आए, आज गई आज ये ले आए, फिर किसी दूसरे सर का यूट्यूब पर चैनल देखा, उसने कह दिया ये ले लो, वो ले लिया। हमने भी किया है ऐसा, पर तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं भुगत भोगी हूँ। एक के सादे सब सदे, ये ध्यान रखना। अगर एक साध लिया तो सारी की सारी चीज़ें साध ली जाएगी। जब बच्चा कंपटीशन में आता है उससे पहले बच्चा कूप मंडूक होता है, कुएं का मेंढक होता है। किसी की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि घर साथ नहीं देता है,
कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ परंतु मेरा घर साथ नहीं देता है, तो आजकल भामाशाह भी बहुत हैं। आपके मित्रों से भी सहयोग ले सकते हो, आप हमसे भी मिल सकते हो, हमसे जितनी हेल्प होगी हम आप कर देंगे। कोई चीज़ की पूछोगे, सबसे बड़ी बात है मार्गदर्शन की कमी। सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है दी वॉरियर्स परिवार में। साथियों, पिछले वीडियो में हमने सेकंड ग्रेड टीचर से बातचीत की थी और उनसे सफलता का मूल मंत्र सीखा था, और इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज हमारे साथ में है हरिराम जी थालोड़ सर। ये अभी थर्ड ग्रेड में लगे हुए हैं वर्तमान में, और हम इनसे बातचीत करेंगे, इनके संघर्ष के बारे में जानेंगे, इनकी परिस्थितियों के बारे में जानेंगे, और ये थर्ड ग्रेड टीचर लगने तक जो बीच में कार्य किया उन कार्य के बारे में जानेंगे। इनके पूरे संघर्ष को हम समझने की कोशिश करेंगे और आप तक ये बताना चाहेंगे कि आखिर सरकारी नौकरी में लगना है तो क्या क्या करना पड़ता है, किन किन परिस्थितियों से जूझना पड़ता है, ये आपको बताएंगे। और हाँ, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम में चयनित है हम उनसे बातचीत करते हैं और जो भी इनका सफलता का मूल मंत्र है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार के अंदर। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और अपनी स्कूली पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई, साथ में बीएड के बारे में भी बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। साथियों, सबसे पहले तो द वॉरियर्स चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हरिराम थालोड़, अध्यापक लेवल 1, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरा परिचय पूछा गया है, तो सबसे पहले मैं मेरे जीवन के बारे में बताता हूं कि मेरी जो शुरुआती शिक्षा है वो कक्षा 1 से 5 तक की, वो यहाँ नापासर से ही प्राइमरी विद्यालय है एक प्राइवेट, जिसे बाल भारती विद्यालय नाम से चलता था और जैसे हम बूढ़िया सर वाली स्कूल भी कह करके पुकारते थे, उसमें हुई है। उसके बाद में मेरी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जो शिक्षा है वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नापासर से ही हुई है। इसके बाद में मेरी जो उच्च अध्ययन के लिए मैंने जो बीएसटीसी की है वो मेरी सीकर से हुई है। बीएसटीसी के बाद में जो बीए है मेरी जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी डूंगर कॉलेज से हुई है। मैं एक स्वयं पाठी छात्र रहा हूँ बीए में। उसके बाद में मेरी जो बीएड है वो मेरी अभिलाषा टेटी कॉलेज सांडवा से हुई है जो 2021 में हुई थी, और बीएसटीसी है जो मेरी 2015 में हुई थी। सर, उसके बाद में आपको ऊंट गाड़े से इतना क्या लगाव है कि आप अभी वर्तमान के अंदर टीचर है, और जब भी आप ड्यूटी से घर आते हैं तो वहीं बेगोटो और ऊंट गाड़ो, वहीं अपना ऊंट गाड़ा लेकर निकल जाते हैं। सर, ये साइकोलॉजी थोड़ी सी सेट नहीं हो रही है, क्योंकि जब भी इंसान किसी पोस्ट पर पहुंच जाता है तो जो पहले काम करता था उससे वो कतराने लगता है। उसके बारे में थोड़ा बताइए सर, वो क्या है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से, किसान परिवार से हूँ, और आदमी को चाहे वो कहीं पर भी किस भी ओहदे पर पहुंच जाए, उसे अपने जीवन के जो पुराना दिन है, पुराने समय है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। पुराने दिन याद रखना चाहिए कि हम आज जिस वर्तमान पद पर हैं उससे पहले हम क्या करते थे, क्या मेहनत की थी। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पिताजी और एक कृषक वर्ग से हैं, हमारे ऊँट गाड़े हैं, ऊँट गाड़े का काम है, हम खेती बाड़ी करते हैं। तो मैं कक्षा 10 में भी पढ़ता था ना, उस समय भी ऊँट गाड़ा चलाता था, साथ साथ में जाता था उनके साथ, हाथ बटाता था काम में। तो मैंने बीएसटीसी की तो भी मैं यहाँ छुट्टियों में आया हुआ होता तो ऊँट गाड़ा चलाता था। फिर मैं कंपटीशन तैयारी करता, बीच बीच में गांव आ जाता तो भी मैं ऊँट गाड़ा चलाता था। और आज मैं एक सरकारी जॉब में हूँ तो भी मैं कभी छुट्टी पर आता हूँ तो भी मैं ऊँट गाड़ा चलाता हूँ। क्योंकि मेरे को कोई भी काम होता है, बोल दिया जाता है तो मना नहीं किया जाता है, क्योंकि जिस काम से हम जुड़े हुए हैं उस काम को करने में हमें कतई परहेज नहीं करना चाहिए। अब अपनी कंपटीशन लाइफ के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि शुरू में आपने पहला पेपर कौन सा दिया था, और उसके बाद में जो आपका थर्ड ग्रेड टीचर वाला है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहले आप कंपटीशन लाइफ में कब आए? और कंपटीशन लाइफ की बात करें
तो आज सब बच्चों के साथ यही होता है। आजकल तो चलो कोचिंग वगैरह स्कूलों में और नए जो टीचर आ रहे हैं सब कुछ बताते हैं, पर तो पुराने समय में ये होता था जब तक हम 12th कर लेते थे तब तक हमें कोई नहीं बताता था कि तुम्हें आगे क्या करना है, कौन से रास्ते पर जाना है। हमारे ध्यान में एक ही बात रहती थी कि सिर्फ हमें पास करनी है, और यही हम सोचते थे कि आगे हमें जैसे 12वीं पास कर ली उसके बाद में 13वीं 14वीं 15वीं ऐसे ही सोचते थे कि बीए है बीकॉम है, आगे क्या होगा या कैसे कंपटीशन में जाया जाएगा, इतना हमें भी ध्यान नहीं था। परंतु मेरे एक शिक्षक ने बताया कि अगर आपको शिक्षक लगना है तो आप बीएसटीसी कर लो। तो मैंने कहा ये कैसे होती है? तो उन्होंने कहा आप फॉर्म भरो ऐसे ऐसे, एक बाज़ार से किताब लाओ, वो गाइड आती हैं सभी लाते हैं, और मैं भी उसमें गाइड लाया, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा, कुछ किताबों से जो पढ़ा हुआ था मेरे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में वो मेरा ध्यान में था, ज्ञान में थी वो बात। तो मैं उस चीज़ को पढ़ करके मेरे बीएसटीसी जो प्री का है वो क्लियर हो गया था और मेरा बीएसटीसी में सिलेक्शन भी हो गया था। परंतु फिर भी मेरे बात दिमाग में नहीं आई थी कि अपने बीएसटीसी हो जाएगी तो फिर हम करेंगे क्या आगे। तो बीएसटीसी भी हमने मस्ती मस्ती से कर ली। मेरी जैसे ही 2015 में बीएसटीसी हुई उसी समय भर्ती आई थी, पर तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं था कि क्या करें कैसे करें। मैंने बीकानेर में से कोई कोचिंग ज्वाइन की थी महीने 2 महीने के लिए। वहाँ मैं कोचिंग में गया तो मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। पहली बात तो मेरी अंग्रेजी वीक थी, तो मेरी समस्या ये थी कि अब क्या पढ़ा जाए, अंग्रेजी मुझे आती नहीं है, एकदम कमजोरी अंग्रेजी में मैं कमज़ोर हूँ। तो 3rd ग्रेड में एक ऑप्शन होता है कि आपको भाषा 2 भाषाएं चुननी होती हैं, तो मैंने संस्कृत का ऑप्शन चुना। मेरे को संस्कृत नहीं आती तो नहीं थी, पर तो मैंने कहा हिंदी हम पढ़ लेंगे, तो हिंदी पढ़ लेंगे तो संस्कृत भी पढ़ लेंगे। पर तो मैंने अभ्यास किया तो मैं संस्कृत पढ़ने भी लग गया, वर्तमान में मैं पढ़ाने भी लग गया संस्कृत। परंतु जो मेरी वास्तविक जो कंपटीशन की तैयारी है वो मैं मानता हूं कि मैंने 2020 के बाद में ही शुरू की है। 2020 तक या उससे पहले जो मैंने कंपटीशन की तैयारी की थी इतनी मन लगा करके नहीं की थी। हालांकि मैं 2018 की भर्ती में 1 नंबर से रहा हूँ। 2018 की भर्ती में मेरे 103 नंबर थे और लास्ट मेरिट 104 नंबर गई थी। परंतु उस समय ज़्यादा मैंने भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में मैं काम पे चला गया था। 1 साल में बीच में दिल्ली भी गया था, मैंने रेडीमेड का काम भी किया था। फिर यहाँ आ गया स्कूल में, फिर वापस पढ़ाना प्राइवेट स्कूलों में, फिर काम घर का काम है, ऊँट गाड़ा चलाना है, उसी में लगा रहा। परंतु फिर मैंने सोचा कि अगर हमने कर ली बीएसटीसी कर ली है, उसके बाद मैंने बीएड भी कर ली, अब की बीएड भी कर ली है, तो ये काम तो हम बाद में भी कर सकते हैं। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है या जो ऊँट गाड़ा चलाना है बाद में भी कर सकते हैं, क्यों न एक बार हम कोशिश करें, लग जाएं। तो मैंने 2021 वाला कंपटीशन दिया था और उसमें काफ़ी मात्रा में जो पेपर भी आउट हुआ था, तो मेरे उसमें 128 नंबर थे 150 में से, और उसकी मेरिट गई थी लास्ट 129 गई थी लास्ट में। परंतु उसमें पेपर ज़्यादा आउट हुआ था, मेरा उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैंने कहा अब क्या करें, मुश्किल है अपना नंबर आना। फिर भी मैंने कहा एक बार और कोशिश करते हैं, और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप जीवन में कोशिश मत छोड़ो, क्योंकि कागे करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, आवत जावत रसरीते सिल पर पड़त निशान। अगर बार बार अभ्यास करोगे तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और इसी उद्देश्य के साथ में मैं घर से बैग उठा करके बीकानेर चला गया था और मैंने वहाँ पर रूम ले लिया। एक मेरा साथ में दोस्त रहता था, हम दोनों रहते थे, और मैंने पूरे 1 साल के लिए मेरा मोबाइल बंद कर दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी बात, मैंने मेरे जीवन में 1 साल पहली बार मोबाइल बंद रखा था, और उस चक्कर में मैंने सफलता भी हासिल की थी। क्योंकि आज जो हमारे पास मोबाइल है वो और काम की चीज़ भी है, अगर सही से काम लें तो, नहीं तो वो हमें गलत दिशा पर भी लेकर के चला जाता है अगर हम सही से उसका उपयोग नहीं करें तो मैं मानता हूँ कि मैंने अगर मोबाइल छोड़ दिया तो मेरे को ना तो कोई फ़ोन करता, ना मैं डिस्टर्ब होता, मैं मेरे रूम पर रहता, स्वयं अध्ययन करता। और उसके बाद में जब पेपर हुआ, सिलेबस चेंज हो गया था, 3rd ग्रेड का पेपर थोड़ा टफ था। पेपर दे करके आए, उदासी हुई क्योंकि नंबर कम आ रही थी। 300 नंबर का पेपर था, मेरे लगभग 199 या 200 के आसपास नंबर बन रहे थे। तो मैंने कहा मुश्किल है, पिछली बार की मेरिट ज़्यादा गई हुई है, इस बार नंबर कम बन रहे हैं, नहीं होगा। और मैंने एक बार फिर ऐसे हार मानने की सोच ली थी कि नहीं अब अपने को और ही काम करना पड़ेगा। पर तो जैसे ही रिजल्ट आया इसका, कोचिंग वाले आंसर की निकालने लगे, रिजल्ट दिखाने लगे और फाइनल रिजल्ट आया, तो ओबीसी की कट ऑफ शायद 175 और 80 के आसपास गई थी, और मेरे उसमें 199 या 200 के आसपास था, और मैंने जनरल से चयन ले लिया। तब
तब मेरे को खुशी हुई और मैंने जो मेरे चाहने वाले या जिनके माध्यम से मैंने तैयारी की थी, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया किया। और मैंने फिर मोबाइल को भी याद किया, मैंने कहा इसको जीवन से दूर रखा तो मैंने आज सफलता पाई है। फिर मेरे एग्ज़ाम होने के बावजूद भी मैंने 2 महीने तक मोबाइल नहीं लिया था। उसके बाद में मेरे दोस्तों ने ज़बरदस्ती मुझे मोबाइल दिलवा दिया था। मैं तो एक चीज़ ध्यान रख लेना, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखना सबसे पहले आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो एक लक्ष्य बना लो और उसी की ही तैयारी करो। ये नहीं है कि आज पशु परिचर आया है मैंने पशु परिचर में हाथ डाल लिया, कल एलडीसी का आया मैंने एलडीसी में हाथ डाल लिया, कल थर्ड ग्रेड का आया उसमें हाथ डाल लिया, परसों स्टेनो का आया है उसमें हाथ डाल लिया। नहीं, आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। अगर आपको थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड की करनी है, फर्स्ट ग्रेड की करनी है, अगर आप शिक्षक बनने चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी में ही हाथ डालो। क्यों? क्योंकि एक चीज़ में हाथ डालोगे तो आपका वो कभी भी समय व्यर्थ नहीं जाएगा। अपने एक मारवाड़ी में क्या होता है कि ज़्यादा मारो बाणियों भूखो रिया क्रिया करें। अगर हमने 2 चीज़ों में या 2 से ज़्यादा चीज़ों में हाथ डाला तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बात और भी है कि 2 घोड़ों पर कभी भी सवारी नहीं होती हैं। हम 2 घोड़ों पर एक साथ नहीं बैठ सकते, सवारी नहीं कर सकते हैं। तो यही जीवन में है कि अगर आप कंपटीशन लाइन में भी अगर सवारी करना चाहते हो तो मेरी मानो तो आप हमेशा और हमेशा एक लक्ष्य बना लो आपका कि जीवन का एक लक्ष्य क्या है और उसी की जम करके तैयारी कर लो। साल 2 साल 3 साल आप उसी को दे दो। मैं कहता हूँ आपको दुनिया की कोई ताकत सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकती है। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा दावा है। सर, आप बीकानेर में कोचिंग कौन सी ज्वाइन की थी जो आप कह रहे हो 1-2 महीने की थी? मैंने शुरुआत में जो कोचिंग ज्वाइन की थी बीकानेर में श्री कोचिंग क्लासेस के नाम से अपने नाल रोड पर पड़ती हैं, इस पत्रिका कार्यालय या भास्कर कार्यालय जो भी उसके पास में है, मैं वहाँ गया था। पर तो शुरुआती तो मैं कोचिंग का बताऊँ अनुभव तो हमने वहाँ मस्तियाँ की थी। पढ़े तो नहीं थे, ऊपर से जाता था, टीचर आते थे पढ़ा करके जाते थे, हमने मस्तियाँ ही की थी। पर तो अपने एक मारवाड़ी में कहावत है कि जो अकल है वो बादाम खाने से नहीं आती है, अकल है वो बचड़े खाने से आती हैं, ठोकरें खाने से आती हैं। और फिर मैंने ठोकरें खाई और फिर मैंने समझा कि नहीं, अब पढ़ना ही पड़ेगा और कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर नहीं पढ़े तो जीवन भर ऊँट गाड़ा चलाना पड़ेगा और उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैंने कहा नहीं, अब एक बार हम क्यों न जिस प्रकार से अपने मन लगा करके दूसरा कार्य करते हैं उसी प्रकार से एक बार सब कुछ छोड़ छुड़ा करके मन लगा करके कंपटीशन की तैयारी कर ले। और मैंने वही किया और मैंने सिलेक्शन ले लिया। स्कूलों में पढ़ाने का दौर है वो आपका जब आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे तब हुआ था शुरू या उससे पहले भी हो गया था? देखो, मेरा स्कूल में पढ़ाने का दौर तो वैसे 2013 से ही मान लो। मैंने 2012 में 12वीं की थी, 2013 में BSTC की थी। और BSTC करते हैं तो इंटर्नशिप वगैरह मिलती हैं, वहाँ पर भी जाते हैं। जब छुट्टियों में यहाँ इधर आए हुए होते तो नेशनल स्कूल मेरे जानकार सर हैं उनकी हैं, तो मैं उनके पास वहाँ जाता था। वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते थे, मोटिव करते थे, बताते कि तू ऐसे कर ऐसे कर। तो मैं वहाँ पर भी कभी कभार क्लासें ले लिया करता था। उसके बाद में मैं लगभग 2016-17 के बाद में जैसे कंपटीशन में आया तो कंपटीशन में आया तो मैंने अंग्रेजी कमज़ोर होने की वजह से मैंने संस्कृत चुना था। और संस्कृत भी उस समय पहले नहीं पढ़ रही थी, पर तो मैंने उधर से मोबाइल से देख करके जो कोचिंग गया था वहाँ उस कोचिंग से देख करके फिर 9th और 10th की किताबें ले करके बाज़ार से भी कुछ रचना अनुवाद वगैरह कौमुदी हैं, ये संस्कृत की किताबें ला करके मैंने उससे तैयारी की। और तैयारी करके मैं फिर कक्षा 10 तक की संस्कृत पढ़ाने लग गया। और जब तक मेरा सिलेक्शन हुआ तब तक मैं नेशनल स्कूल में ही पढ़ाता रहा। पर तो वर्तमान में मैं एक राजकीय सेवा में कर्मचारी हूँ। आप कह रहे हो कि आपने 2020 के बाद में थर्ड ग्रेड की सीरियस तैयारी की थी। सीरियस तैयारी के दौरान आपने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया था इसी बीच। और सर, जब भी क्या है एक लंबी तैयारी है टीचर की और इस तैयारी में निरंतरता रखना है, बड़ा धैर्य रखना पड़ता है इसके अंदर। जब भी आपको निराशा होती, जब भी कुंठाई होती, जब भी कोई जीवन में अवसाद होते तो आप क्या करते उससे उभरने के लिए? जब भी आप डीमोटिवेट होते तो खुद को मोटिवेट कैसे करते? तो एक तो है कि धैर्य रखना, सब्र का फल मीठा होता है। हम अगर सब्र रखेंगे तो सेज पके सो मीठा होई।
और जो फल सहज पकता है, धीरे पकता है, वो खाने में भी मीठा होता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखना, सब्र रखना ज़रूरी है। ये नहीं है कि हथेली में सरसों नहीं उगती है, ये हम सभी को पता है। हथेली में दही भी नहीं जमता है, हमें ये भी सभी को पता है। इसलिए कोई भी कार्य करेंगे, किसी भी चीज़ में समय ज़रूर लगता है। पर तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप हतोत्साहित होते तो क्या करते। तो पहली बात तो मैं ज़्यादा हतोत्साहित होता नहीं, अगर हो भी जाता हतोत्साहित, और जिस समय मैं कोचिंग करता था उस समय मोबाइल मेरे पास में नहीं था, तो मैं क्या करता कि जब रूम पे रहता था, शाम का समय होता था, तो जहाँ जिस जगह मैं तैयारी कर रहा था वहाँ सामने एक चौगान था, और छोटे छोटे बच्चे एकदम 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के 5-7 बच्चे आते थे वहाँ खेलने के लिए। तो मैं पढ़ता पढ़ता जब भी पढ़ाई से ऐसे जी करता यार इतना ही पढ़ना है, अब मैं ढाप गया कहीं तो ये हो गया, तो मैं उसको छोड़ा करके थोड़ा सर पकड़ के बैठता कि यार परेशान हो गई पढ़ाई से, क्या करें। तो फिर मैं उन नीचे बच्चों के पास जाता और वहाँ जा कर के उनके पास खेलता, आधी घंटा 1 घंटा में खेलता। मान लो क्रिकेट है या कोई पकड़ा पकड़ी, दौड़म दौड़ है, इस प्रकार से मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आता था। और उन बच्चों के साथ मेरे था तो मुझे सबसे ज़्यादा जो आनंद का पल है वही लगता, छोटे बच्चों के साथ समय बिताता। और मैं सारी जो थकान थी या मैं जो हतोत्साहित होता, मैं सारी की सारी चीज़ें भूल जाता और मुझे ऐसा लगता कि मैं तो अब ही वापस नई तैयारी शुरू कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ने के लिए बैठा हूँ। मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, और वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो इसलिए जब भी आपके मन में भी कभी हतोत्साहित हो तो ज़्यादा हतोत्साहित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना कि परेशानी हुई है, तो परेशानी तो हम कहते हैं कि भगवान राम में भी हुई थी, जिनको राज तिलक मिलने वाला था परंतु उनको वनवास मिल गया था। इसलिए संसार में दुखी हर व्यक्ति है, चाहे आज किसी के पास बहुत सारा सुख है वो भी दुखी है, किसी न किसी चीज़ से दुखी है। इसलिए इस संसार में किसी का मन तो किसी का भरता ही नहीं है, चाहे कुछ भी मिल जाए, चाहे ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट होकर के कहे कि ये ले मैं तेरे को सोने का कलश देता हूँ, तो भी अपना मन नहीं भरता कि एक ही दिया, 2 देता तो अच्छा रहता। इसलिए जीवन का प्रकृति का नियम है कि सुख बीते दुख होते हैं, दुख बीते सुख होते, निसी गए दिवस होते हैं, दिवस गए निसी होते हैं। कि जैसे सुख बीतेगा दुख आएगा, दुख बीतेगा सुख आएगा, जैसे दिन बीतेगी रात आएगी और रात बीतेगा दिन आएगा। इसलिए आदमी को कभी परेशान नहीं होना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर हतोत्साहित हो जाते हो, घबरा जाते हो, तो वो कुछ क्षण का है, कुछ पल का है। अगली सवेरा जो आएगी वो आपके लिए खुशहाली लेकर के आएगी, ये आप निश्चित रहिए। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं वो विद्यार्थी मोबाइल को किस तरीके से मैनेज करें, क्योंकि अभी वर्तमान के अंदर आपको ही पता है कि लाइब्रेरी के अंदर नेट भी फ्री को मिल रहा है। जन छोरा सोचा है कि नेट ने तो 100 किताबें लागेड़ी है, नेट ने जितो यूज हो सके बितो लेवा कम 700 रुपया दिया लाइब्रेरी में बैठा। तो वर्तमान के माया जगह ए भाई अपना तैयारी कर रहा है तो ये मोबाइल ने के प्रकार मैनेज करेगी सगे नौकरी भी लाग जाए। देखो जो ये मोबाइल आज का जो माध्यम है, आज का ज़माना भी यही है, इंटरनेट का माध्यम है। और ये एक प्रकार से हम कहें तो अच्छा साधन भी है साध्य के लिए, क्योंकि जीवन में अगर हमारा कोई साध्य है तो उसके लिए साधन होता है, पर तो उस साधन का हम प्रयोग कैसे करें वो हमारे पर निर्भर करता है। मैं कहता हूँ ये मोबाइल है, इससे अच्छा जीवन में आज कोई चीज़ नहीं है, पर तो इससे बुरा भी कोई चीज़ नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन ये है आज जीवन का, ये आपका जीवन बिगाड़ सकता है, ये आपका जीवन बना सकता है। इसलिए आप पर निर्भर रहना है। क्योंकि व्यक्ति मोबाइल चलाते हो आप, मान लो 1 घंटा की आपने क्लास ली, आजकल ऑनलाइन क्लासें बहुत लगती हैं, आपने 1 घंटा की क्लास ली और आपने कहा यार अब परेशान हो गई क्लास लेते लेते, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा मोबाइल पे कुछ और देख लेते हैं। और आप जैसे ही मोबाइल पर जाओगे कहीं रील वगैरह देखोगे या कुछ और देखोगे और आप उसमें 5 मिनट के लिए खोल रहे हो, परंतु उसमें घंटा 2 घंटा आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसके सामने आपके जो चीज़ आप चाह रहे हो वो आपको परोसता जाएगा और आपका मन अब दूर हटेगा नहीं। इसलिए और नेट आपको फ्री का मिल रहा है, पैसे आपके लग नहीं रहे हैं। परंतु हाँ, मैं मानता हूँ कि जो लाइब्रेरी में बच्चा जाता है वो तैयारी करने के लिए जाता है, मेहनत करता है बैठ करके, परंतु कुछ साथी मेरे जो भटक जाते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि आपको भटकना नहीं है। अगर आप भटक भी जाते हो तो एक बार के लिए आप मोबाइल बंद कर दो, आंख बंद करके सोचो 10 मिनट के लिए कि मैं किस लिए तैयार हुआ था और मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। क्योंकि व्यक्ति के अंदर 100 गुण होते हैं
उन 100 गुणों को लोग दरकिनार कर देते हैं जब आपका एक अवगुण पकड़ा जाता है और उस अवगुण की चर्चा होनी शुरू हो जाती है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना है कि अगर मोबाइल का प्रयोग करो तो हमेशा सदुपयोग के लिए ही करना, अच्छे उपयोग के लिए ही करना। ये मेरा कहना है सभी भाइयों और बहनों से। जो अभी वर्तमान के अंदर 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या जो करने वाले हैं भविष्य के अंदर, उनको बीएसटी से ज़्यादा फायदा मिलेगा या बीएड करके? बीएड फॉर्म किससे भरना है, बीएसटीसी थ्रू भरे या फिर बीएड करके भरे? देखो, जिसमें हमने बीएसटीसी की थी और हमने एग्ज़ाम दिया था उस समय की थोड़ी स्थिति अलग थी। आज अगर हम थोड़ी देखें तो बीएसटीसी में सरकार कह रही है कि हम महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। तो ये बहनों के लिए अच्छी बात है, उनके लिए फ़ायदे की चीज़ है। परंतु अगर कोई भाई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए अब थोड़ा कठिन हो जाता है बीएसटीसी का मामला। परंतु बीएसटीसी में मामला तो कठिन हो जाता है, परंतु कंपटीशन तो उसका बीएड के समान ही रहना, क्योंकि बीएड में भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। बीएसटीसी में भीड़ कम होती है, हर 2 साल से वैकेंसी आती हैं, सीटें खूब आती हैं। अगर आपने बीएसटीसी कर रखी हैं तो मैं कहता हूं पहले आप बीएसटीसी की ही तैयारी करें, क्योंकि इसमें आपको चयन लेने में सुविधा थोड़ी ज़्यादा रहेगी। अगर मेहनत ईमानदारी से करी है तो आपके भाव से चाहे महिलाओं को 50% दे, चाहे 20% दे, चाहे 70% दे, आपको एक सीट चाहिए। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मेरे को तो सिर्फ एक सीट पर चयन लेना है। जैसे अर्जुन का ध्यान चिड़िया की आंख पर था, उसी प्रकार से आपका ध्यान भी उस एक सीट पर जाना चाहिए। बाकी कितने बैठते हैं, कितने लाख फॉर्म भरे जाते हैं, कितनी सीटें हैं, आपको उस गणित में नहीं जानना है। अगर उस गणित में उलझ गए तो आप कंपटीशन में कभी चयन नहीं ले पाओगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करो तो आप ऑथेंटिक किताबों से ही करो। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की भी किताबें हैं, एनसीईआरटी की या आरबीएसई की, इन किताबों को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि यहाँ से गलत होने की संभावनाएं कम होती हैं। परंतु बच्चे क्या करते हैं, सभी को एक दूसरे को देख करके गाइड लाते हैं। बाजार गए जितनी बार गाइड ले आए, आज गए आज ये ले आए, फिर किसी दूसरे सर का यूट्यूब पर चैनल देखा, उसने कह दिया ये ले लो, वो ले लिया। हमने भी किया है ऐसा, परंतु मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं भुगत भोगी हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप एक ही चीज़ से तैयारी करो, लक्ष्य बना लो। अगर गाइड भी ला रहे हो अच्छी सी कोई देख करके तो सिर्फ एक ही गाइड लाओ, या फिर आप कोचिंग कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन कर रहे हो चाहे ऑफलाइन कर रहे हो, अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो वो आपके लिए पर्याप्त हैं। आप उन नोट्स को कम से कम ढंग से 5-7 बार 10 बार 20 बार पढ़ लो। क्यों? अगर वो पढ़ लोगे तो वो आपका ज्ञान स्थायी हो जाएगा। परंतु आप आज बाजार गए, 10 दिन के बाद में दूसरी गाइड ले आई, फिर 15 दिन के बाद में गई दूसरी गाइड ले आई, और पूरा आपने किसी को भी नहीं पढ़ा है, इसलिए आप किधर के ही नहीं रहोगे, इधर कुआ उधर खाई, किसी प्रकार के आप नहीं रह पाओगे। इसलिए मेरा कहना यही है, एक तो आप ऑथेंटिक किताबों से तैयारी करें, पहली बात। दूसरी बात, आपके सामने सबसे बड़ी बात यह है कि पाठ्यक्रम आपके सामने, जो भी पाठ्यक्रम है आपके सामने होना चाहिए, कि जो पाठ्यक्रम में दिया हुआ है वो ही पढ़े, आप फालतू की चीज़ ना पढ़े। आप कोई ये सोचता है कि मेरे आगे के लिए जो तैयारी होगी मैं उसके लिए पढ़ लूँ, उसके लिए पढ़ लूँ, ये टॉपिक वो टॉपिक, नहीं, उसके लिए पढ़ोगे आपके पास समय बहुत है। पहले चयन ले लो, उसके बाद में आपके जो जी करे वो पढ़ लेना। पर तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आपके सामने पाठ्यक्रम हो, जो पाठ्यक्रम आपका दिया हुआ है उसी पाठ्यक्रम को आप पढ़े, उस पाठ्यक्रम को 5 बार 10 बार 15 बार आपको जितना समय मिले उसको पढ़े, आराम से पढ़े। और फिर पढ़े भी आप, चाहे एक गाइड ले ली, कोई बढ़िया सी गाइड ले ली, हालांकि लाते हैं सारे गाइड, एक गाइड ले ली, परंतु आपके पास ऑथेंटिक किताबें होनी चाहिए। आपकी जो नोट्स हैं उन्हीं से पढ़ो, हर एक में हाथ मत डालो। क्योंकि अगर एक में गलत होगी तो एक ही गलत बताएगा, अगर 5 में गलती हुई तो आप 5 गलत करके आओगे। इसलिए एक ही चीज़ पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि एक के सादे सब सदे, ये ध्यान रखना। अगर एक साध लिया तो सारी की सारी चीज़ें साध ली जाएगी। जो आपने बता दिया कि 3rd ग्रेड की तैयारी शुरू करने से पहले जो राजस्थान सरकार की किताबें आते हैं 6ठी से लेकर 12वीं तक, वो पढ़ना बड़ा अनिवार्य है। उसके बाद में जो कंपटीशन के गाइड आते हैं बाद में वो पढ़े। और सर इसके बाद में टेस्ट सीरीज और रिवीजन कितना ज़रूरी है इस परीक्षा के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर? देखो, अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा था कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, आवत जावत रसरी ते सिल पर परत निशान। और ये बात मैं हर जगह कहता हूँ, चाहे हमारी कोचिंग है, स्कूल है, जहाँ पर भी हैं, मैं हर जगह कहता हूँ कि अभ्यास ज़रूरी है जीवन में। अगर आपने आज कक्षा में कोई भी चीज़ पढ़ी है
और उसको आपने अगर 2 महीने वापस नहीं पढ़ा तो वो कोई आपके काम की नहीं है। आज पढ़ा है उसको 5-7 दिन में वापस अभ्यास से एक बार पढ़ लो। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही आपका पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाए तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अच्छी सी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कितने प्रतिशत सही कर रहा हूँ, मेरे कौन से बिंदु हैं वो सही हो रहे हैं और कौन से बिंदु में प्रश्न सबसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं। तो आप उसको थोड़ा गहराई से पढ़ सकते हो। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आता है, 1.5 महीना 2 महीना रहता है या महीना भर रहता है, उस समय आप टेस्ट सीरीज़ पर थोड़ा ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिए और कोशिश करें कि मैं लगभग 70%, 80% से ऊपर जाने की कोशिश करूं, क्योंकि आजकल वर्तमान में जो मेरिट है 70 या 80% को छू रही है। हो सकता है इससे ऊपर जा सकती हैं। तो कोशिश ये करनी है कि अभ्यास जरूरी है और अभ्यास करते रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा कौन सी ज़रूरी है, या फिर कोचिंग में जाए या मोबाइल में पढ़े या घर पर पढ़े? देखो, मेरा मानना है पढ़ने वाला बच्चा कहीं पर भी पढ़ लेता है, परंतु एक बार क्योंकि जब बच्चा कंपटीशन में आता है उससे पहले बच्चा कूप मंडूक होता है, कुएं का मेंढक होता है। वो स्कूल में तो सर्वेसरा बना होता है, परंतु जब कंपटीशन में आता है तो उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, बदल जाती है, क्योंकि फिर उसे एक नया अनुभव होता है, फिर उसे कई लोगों से मुकाबला करना पड़ता है। इसलिए आप कंपटीशन में अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको अपने जीवन में एक चीज़ विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि एक लक्ष्य बना लो, एक निश्चित कि मेरे को तो यही करना है, मेरे को तो इसी क्षेत्र में जाना है, उसी क्षेत्र में जाओ, हर जगह मत जाओ। जैसे मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है, मेरे राजनीति विज्ञान के शिक्षक थे और उन्होंने मेरे को कक्षा 11 में पूछा था कि तू हरिराम क्या बनेगा। क्लास में सभी से पूछा था कि तू हरिराम क्या बनेगा बड़ा होकर के, क्या इच्छा है। तो मैंने कहा था सर मैं शिक्षक बनूंगा। मेरे मुंह से निकल गई थी ऐसे ही बात, जबकि मुझे पता नहीं था शिक्षक बनने के लिए क्या करना होता है, क्योंकि जब शिक्षक पढ़ाते थे तो मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने भी कह दिया शिक्षक बनना है और मैंने ये कार्य करके दिखाया, क्योंकि फिर मेरी लगन उसी तरफ लग गई थी। इसलिए आपको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी लगन उसी तरफ होनी चाहिए। अगर लगन आपकी एक तरफ है तो आप जीवन में अवश्य सफल हो पाओगे। जो मैंने आपसे पूछा नहीं, शायद आप कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहूँगा सभी मेरे भाइयों और बहनों को लास्ट में कि आप येन केन प्राक्रेण कैसे भी तैयारी करनी है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ो। किसी की परिस्थिति ऐसी होती है कि घर साथ नहीं देता है कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ परंतु मेरा घर साथ नहीं देता है, तो आजकल भामाशाही भी बहुत हैं। आपके मित्रों से भी सहयोग ले सकते हो, आप हमसे भी मिल सकते हो, हमसे जितनी हेल्प होगी हम आप कर देंगे। कोई चीज़ की पूछोगे, सबसे बड़ी बात है मार्गदर्शन की कमी। आज मार्गदर्शन नहीं मिलता है सही, तो आपको अगर मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो मार्गदर्शन आप हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको क्या है, क्योंकि हम भुगतभोगी हैं। पहले तो हमें भी पता नहीं था, पर तो अब हमने ठोकरें खा रखी हैं। तो जो व्यक्ति जिस दिशा में जाना चाहता है उससे बताएंगे। और इससे पहले पूछा था गोविंद ने कि ये कोचिंग ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें, स्व अध्ययन करें, कैसे करें। और मैं कहता हूँ एक बार आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए, हो सके मोबाइल से जितना दूर रहे। ऑफलाइन अगर 6 घंटे आप कोचिंग में जा रहे हो, जो फेस टू फेस पढ़ा रहे हैं वो चीज़ अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि मोबाइल चला रहे हो बीच में फ़ोन आ जाता है और आ जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, या किसी ने आवाज़ दे दी, कोई काम दे दिया तो उसमें हम उलझ जाते हैं। जबकि ऑफलाइन कोचिंग में हम 6 घंटे कोचिंग में बैठे हैं तो वहाँ हमें कोई परेशान करने वाला नहीं है। कोचिंग से आने के बाद में हम 4 से 5 घंटे 6 घंटे रूम पर बैठ के अध्ययन कर सकते हैं, आराम से अध्ययन कर सकते हैं। ये आपके लिए सही रहेगा। जीवन में एक बार कोचिंग करो, उसके बाद में आपको कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, स्व अध्ययन करो, ये आपके लिए फ़ायदे की बात होगी। हाँ, कोई कहे कि मैं ऑफलाइन नहीं जा सकता, मेरी स्थिति नहीं है, मैं रह नहीं सकता हूँ, यह है, तो उनके लिए आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, तो आप ऑनलाइन भी कोचिंग कर सकते हो। परंतु ध्यान रहे कि मोबाइल का सदुपयोग होना ज़रूरी है आपके जीवन में। मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ। फिर भी किसी को कोई शिक्षक भर्ती से संबंधित राय लेनी हो तो आप निसंकोच मेरे से बात कर सकते हो, मेरे से मिल सकते हो। मैं आपका भाई हर समय तैयार रहता हूँ। सर ने बताया कि 12वीं के बाद में अक्सर मार्गदर्शन की कमी रहती है, जो कमी मुझे खली थी और मैं इस कमी का भुगतभोगी हूँ।
और मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा परिवार बनाया जाए। उस परिवार पर जितने भी हमारे गांव के अंदर या आसपास के और कोई भी जो सरकारी नौकरी में चयनित है उनसे बातचीत करके जो आगे आने वाले कंपटीशन के अंदर जो नए विद्यार्थी है उनको एक नया मार्ग मिल सके, एक नया रास्ता मिल सके, वो कर सके जो हम नहीं कर पाए। तो साथियों, जो भी आपके प्रश्न हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं गुरुजी से पूछकर आपको उसके जवाब दे दूंगा। एक बार फिर से द वॉरियर चैनल का और गोविंद के साथी का दोनों का तहे दिल से आभार, जो इन्होंने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर बोलने का। तो मैं चाहता हूं, भगवान से दुआ करता हूं कि ये इनका परिवार है वो दिन दूना रात चौगुना बढ़े। और मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि जो भी ये चैनल देख रहा है वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।